यस बैंक और यस बैंक में हुए तमाम डेवलपमेंट्स को आपने गौर से नजदीकी से देखा है, जाना है, समझा है। लेकिन हमारे साथ अब जो प्रशांत कुमार साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वैसे तो बैंकिंग इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को ट्रैक करने वाले सारे दर्शक उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक संक्षिप्त परिचय में उनका दे दूं। 1983 से प्रशांत कुमार साहब एसबीआई में रहे। 36 साल से ज्यादा एसबीआई में काम किया, देश के सबसे बड़े बैंक में। और मार्च 2020 में उन्होंने यस बैंक के एमडी और सीईओ के तौर पर पदभार तब संभाला जब एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत यस बैंक को थी। और तब से लेकर अब तक ढेर सारे बदलाव यस बैंक में होते हुए दिख रहे हैं। पहले कैपिटल रेज किया उन्होंने, दमदार 15,000 करोड़ का एफपीओ लाकर, जिस पर हमने उनसे चर्चाएं की। लेकिन अब कुछ और बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यस बैंक पर होते दिख रहे हैं, जिस पर मैं प्रशांत कुमार साहब से बात करना चाहता हूं। सर, स्वागत है आपका। जो सबसे बड़ा सरप्राइज आपके इन्वेस्टर्स के लिए रहा वो ये कि आरबीआई को 50,000 करोड़ रुपए आपने जो एसएलएफ में लिए थे वो समय से पहले वापस से दे दिए। ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला कदम है। क्या वजह है आपने समय से पहले आरबीआई को पैसा रिटर्न किया, और क्या वाकई में बैंक की लिक्विडिटी सिचुएशन और आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है कि आप एकदम कंफर्टेबल हैं और आरबीआई को पैसा समय से पहले वापस कर रहे हैं? सो अनिल जी, धन्यवाद। आप हमेशा, मैंने देखा है कि यस बैंक की पूरी स्टोरी को आपने जिस ढंग से कवर किया है और जिस ढंग से सपोर्ट किया है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत हमारे लिए एक उत्साहवर्धक बात है। और जिस तरह हमने 50,000 करोड़ वापस किया है, ये बेसिकली हमारे जो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस हमारे बैंक में वापस आया है, खासकर हमारे डिपॉजिटर्स का, तो खाली उसी की वजह से थी। और जिस तरह हमारे एम्प्लॉयज ने ये कोरोना के टाइम पर भी और जब मॉरिटोरियम बैंक में लगा था उसके फौरन बाद जिस तरह कस्टमर्स से वापस पहुंचकर वो कॉन्फिडेंस दिया और जिस तरह कस्टमर हमारे पास वापस आए, सिर्फ उसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में आ पाए कि हमने रिजर्व बैंक से जो 50,000 करोड़ की बोरोइंग ली थी उसको हम समय से पहले वापस कर पाए। बिल्कुल। और साथ ही हाल ही में जो आपके रेटिंग अपग्रेड्स हुए हैं उसके बारे में जानकारी दें सर। जहां तक मुझे ख्याल है कि इकरा ने रेटिंग बढ़ाई है, और इस माहौल में जबकि ज्यादातर कॉर्पोरेट्स और ज्यादातर बैंक्स की रेटिंग डाउनग्रेड हो रही है या उन्हें वॉच लिस्ट पर रखा जा रहा है, उस वक्त यस बैंक की रेटिंग बढ़ना कारण और इसका क्या मतलब निकालें सर? देखिए, दो बहुत बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो कैपिटल रेस के बाद हमारा जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 20% है और सीईटी भी हमारा 13.4 है। तो अगर आप इसको दूसरे बैंकों से कंपेयर करें तो हम लोग एक बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं कैपिटल साइड। दूसरा, जितने भी लिक्विडिटी के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेशियो होते हैं, सीआरआर, एसएलआर, एलसीआर, हम उसको डेली बेसिस पे कंप्लाई कर रहे हैं। और उसके बाद क्योंकि हमने ये 50,000 करोड़ का जो बोरोइंग था आरबीआई का वो भी हम समय से पहले वापस कर पाए, तो हम दोनों फ्रंट पर लिक्विडिटी और कैपिटल उस पर बैंक काफी स्ट्रांग है। बल्कि अगर आप देखें कि हमारे रेशियो को अगर आप दूसरे बैंकों के रेशियो से कंपेयर करें तो शायद हम लोग सोच रहे थे कि हमारी रेटिंग कम से कम एक स्टेप और ऊपर होगी, पर मुझे लगता है कि अभी रेटिंग एजेंसीज जब अपग्रेड करती हैं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती हैं, और वो ठीक भी है। डाउनग्रेड करते वक्त ये बहुत जल्दी होता है, जो हम लोगों ने देखा था मार्च के टाइम पर धीरे धीरे, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में रेटिंग एजेंसीज इसको एक और पॉजिटिव व्यू से देखें। सर, मेरे पास जो जून महीने तिमाही के आंकड़े वो बहुत बड़े जबरदस्त हैं कि आपकी डिपॉजिट्स 11-11.5% बढ़ी है। लगभग इसी समय सितंबर का महीना पिछले साल में ज्यादातर डिपॉजिटर्स यस बैंक में से डिपॉजिट्स निकाल रहे थे, डिपॉजिट्स घट रही थी, बड़ी दिक्कत वाला समय था। और आपने जब इसका नेतृत्व संभाल के टर्न अराउंड करने की कोशिश की, जून की तिमाही में 11% आपकी डिपॉजिट्स बढ़ी है। जून के बाद की सिचुएशन, जुलाई अगस्त में किस तरह के डिपॉजिट्स के हाल रहे हैं सर, जरा बताएं उसके बारे में। सो अनिल जी, अब क्योंकि हम बहुत क्वार्टर के करीब पहुंच रहे हैं 30 सितंबर के पास, तो एग्जैक्ट नंबर देना तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, पर हम एक अच्छी डिपॉजिट की ग्रोथ और कस्टमर कॉन्फिडेंस बैंक में वापस आता हुआ देख रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज है, मुझे पता है कि आप शायद उस पर जवाब नहीं भी देंगे या वो र्यूमर भी हो, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहता हूं अपनी संतुष्टि के लिए।
वो ये कि सर जैसे आप है ना 36 साल तक एसबीआई में काम करके आए हैं, वहां के एमडी सीईओ फिर रहे हैं, अब एसबीआई यस बैंक का इतना बड़ा शेयर होल्डर है, जी। एसबीआई की ब्रांड भी अब यस बैंक के साथ जुड़ गई है और एसबीआई का अनुभव आपके रूप में भी यस बैंक के साथ जुड़ गया है। तो अब लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर एसबीआई और यस बैंक का मर्जर होना है तो प्रशांत कुमार साहब से बढ़िया आदमी हो नहीं सकता, जो टॉप मैनेजमेंट में हो, तो मर्जर करना हो दो बैंकों के बीच में तो आप सबसे बेस्ट हैं और आप ही अब कमान संभाल रहे हैं यस बैंक की। तो सर ये बताइए कि क्या वाकई में इस तरह का जो अंदाजा इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, दर्शक लगा रहे हैं, उसमें कहीं कोई दूर दूर तक की या नजदीक की कहीं कोई सच्चाई या एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी कि हो सकता है या बिल्कुल नहीं होगा, आप इस पे क्या कहेंगे सर? देखिए, अगर ये हम लोगों को इसको समझना चाहिए कि अगर ये मर्जर की कोई भी पॉसिबिलिटी होती तो शायद 6 मार्च 2020 वो उसके लिए सबसे सही दिन। अब खासकर अगर आप देखें कि पिछले 6 महीने में जिस तरह बैंक के अंदर इम्प्रूवमेंट आए हैं, तो इसमें किसी भी दूसरे बैंक के साथ, इंक्लूडिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इसके मर्जर की कोई जरूरत नहीं। और आप ये भी देखिए कि जब इसकी रिकंस्ट्रक्शन स्कीम आई थी तो जो थिंकिंग प्रोसेस था वो बहुत क्लियर था कि यस बैंक प्राइवेट सेक्टर स्पेस में एक स्ट्रॉन्ग बैंक आने वाले समय में होना चाहिए। तो कभी भी इसकी मर्जर की किसी तरह की कोई संभावना ना पहले थी, और खासकर पिछले 6 महीने के डेवलपमेंट के बाद तो मैं कहूंगा कि दूर दूर तक इसका कहीं कोई चांस नहीं। ओके, तो प्रशांत सर साफ साफ ये कहते हुए कि दूर दूर तक एसबीआई के साथ मर्जर का कोई चांस नहीं है। यस बैंक अपनी एक आइडेंटिटी बना चुका है, उस आइडेंटिटी को और बेहतर, उसकी पुरानी ग्लोरी को लौटाने की कोशिश जो सर कर रहे हैं वो बरकरार रहेगी। अब सर ये कॉन्फिडेंस तो लोगों में भी आ गया कि अब आपके नेतृत्व में बैंक वापस ट्रैक पर आ रहा है, पैसे भी आपने जुटा लिए, फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी कर ली, डिपॉजिट्स भी बढ़ रही है, लेकिन बिजनेस को लेकर क्या, बिजनेस आउटलुक किस तरह का है इस वक्त और कैसे हम बैंक की परफॉर्मेंस इंप्रूव होते देखेंगे और कब तक देखेंगे, इसके बारे में भी एक राय दें सर। तो अनिल जी, अगर आप देखें तो इतने मुश्किल समय में भी हमने जो हमारा पहला क्वार्टर था जून वाला, उसके अंदर भी हमने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। और ये जो प्रॉफिट डिक्लेयर है इसके अंदर, क्योंकि आज की डेट में डिपॉजिट में ग्रोथ है, एडवांसेस के अंदर कोविड की वजह से अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, पर फिर भी हमारा रिटेल, एमएसएमई और जो कॉरपोरेट का लोअर एंड है उसके अंदर हमारे डिसबर्समेंट बिल्कुल चल रहे हैं। साथ ही साथ हम अपने पूरे पोर्टफोलियो को डी रिस्क भी कर रहे हैं, पर साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा जोर है हमारी जो कॉस्ट है उसको कम करने का। तो पहले क्वार्टर में 22% की डिग्रोथ थी, हम कॉस्ट रिडक्शन कर पाए 22% से। तो आने वाले समय में हमारा जो बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी, उसकी पूरी हमारी स्ट्रेटेजी है। और जैसे ही बाहर का वातावरण, एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनुकूल होगा तो हम ग्रोथ के लिए बैंक तैयार है। सिर्फ जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम फौरन उस लाइन पर काफी अच्छी तरह आगे चल पाएंगे। पर हमारी जो टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज हैं उसकी वजह से जो अदर इनकम है बैंक की, उसके अंदर बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट है। और हमारा जो क्रॉस सेल है, आपने अभी देखा होगा कि हम लोगों ने ओपन आर्किटेक्चर सिस्टम में जाके 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और 3 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाइप किए हैं, जो आज अपने देश की जो सबसे अच्छी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। तो इस टाइप के बाद हमारी जो अदर इनकम है उसके अंदर भी और अच्छी ग्रोथ होगी, और जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी इन बहुत ही अच्छी कंपनीज के जो लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हैं वो भी उनको अवेलेबल हो।